हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक चाकर एंड आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। ये है लेक्चर 6 ऑफ द इंडियन पॉलिटी। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसका नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जहां हमने 4 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। और आज हम बात करने वाले हैं कि इस देश की नागरिकता आप कैसे पा सकते हैं। तो सिंपली हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में, जिसका नाम है सिटीजनशिप। और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ 2 आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, बाकी आर्टिकल्स हमारे काम के नहीं है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, जब हम बात करते हैं इंडिया में नागरिकता के बारे में, जब हम बात करते हैं इंडिया में नागरिकता के बारे में यानी कि सिटीजनशिप के बारे में, तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। और जब मैं कहता हूं सिंगल सिटीजनशिप, तो इसका मतलब है कि इंडिया में अगर हमारे पास, सपोज करो ये राज्य है हमारा महाराष्ट्र, तो इंडिया में जब हम बात करेंगे कि आप कहां के नागरिक हैं, तो आप सिंपली कहोगे कि आप इंडिया के नागरिक हो। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तभी भी आप कहोगे कि आप किसके नागरिक हो, इंडिया के। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां 50 राज्य, 50 स्टेट्स। और यूएसए के केस में क्या है कि वहां आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप। और जब मैं कहता हूं कि अमेरिका में आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, तो इसका मतलब कि एक तो आप यूएसए के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ यूएस, बट दूसरे आप नागरिक हैं इन 50 में से एक स्टेट के जहां आप रहते हो। जैसे सपोज करो आप रहते हैं टेक्सास, जो कि यूएसए का वन ऑफ द स्टेट्स है, तो आप यूएसए के भी नागरिक हो और आप एट द सेम टाइम आप टेक्सास के भी नागरिक हो। बट इंडिया के केस में आप भले यहां हो या कहीं और हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक देश के नागरिक हैं और वो है इंडिया, और कहीं और के आप नागरिक नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इंडिया फॉलो करता है किसको, सिंगल सिटीजनशिप को। नाउ अब आगे चले। तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। और नागरिकता इस देश में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इस देश के नागरिक हैं उनको सारे के सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से मेरा मतलब, जैसे इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो सिटीजन है इस देश का, वही वोट कर सकता है, उसी के पास पावर है वोट कर पाने की। इसके अलावा इस देश का जो सिटीजन है सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से मेरा मतलब, जैसे इस देश का अगर प्रेसिडेंट बनना है, जैसे इस देश का वाइस प्रेसिडेंट बनना है, जैसे इस देश का एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये बनना है। क्या होता है बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल ऐसे ही करके और भी कोई अगर गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठनी है तो उसके लिए उसे किसका नागरिक होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। इसके अलावा पार्ट 3 जो हम करेंगे, वहां पे बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फिलहाल हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये 5 वो आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, बाकी फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड फाइनली, इंडिया में कोई भी व्यक्ति जो इसका नागरिक है, जो इंडिया का नागरिक है, वो इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, वो इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, यूएसए के केस में जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ वो बाय बर्थ यूएसए का सिटीजन है, सिर्फ वही यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है यूएसए के केस में। बट इंडिया के केस में हमारे पास एक तरीका होता है सिटीजनशिप को पाने का, जो कि नेचुरलाइज्ड
सिटीजन, और ये व्यक्ति भी इस देश का नागरिक बन सकता है। इस देश का नागरिक ये बन सकता है और बनने के बाद ये राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रेसिडेंट। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये नेचुरलाइज्ड सिटीजन क्या होता है। तो फिलहाल ये हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं जो पार्ट 2 के अंदर आते हैं, यानी कि पार्ट सिटीजनशिप के अंदर आते हैं। तो हमारे पास है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक और आर्टिकल है 11। बट ये सारे के सारे हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के आर्टिकल कौन कौन से हैं? एक है आर्टिकल ये वाला, आर्टिकल 9, और जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, या प्यार से वो किसी और देश की नागरिकता ले लेता है सीधा, तो उसको भारत की नागरिकता से क्या किया जाएगा? वंचित किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। वापस आसान से शब्दों में बताऊं तो अगर आप इस देश के नागरिक हो, सिटीजन हो, और आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो, सपोज करो यूएसए की, तो उसी समय आपकी जो नागरिकता है, इंडियन सिटीजनशिप, आपसे क्या कर ली जाएगी? ले ली जाएगी, आपसे छीन ली जाएगी। तो एक तरीके से क्या मैं कह सकता हूं कि आर्टिकल 9 सिंपली सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। किसके बारे में? सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पार्ट का, वो है हमारे पास आर्टिकल 11। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि इस देश में अगर नागरिकता देने के लिए, यानी कि सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, देने के लिए, या सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, जो पावर है वो किसके हाथों में है? इस देश की पार्लियामेंट के हाथों में, इस देश की संसद के हाथों में। तो आर्टिकल 11 सिंपली ये कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। तो सिंपली आर्टिकल कहता है कि इस देश में अगर नागरिकता को लेकर कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, कोई मेथड बनाना है, तो वो बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट ने ये कानून बनाए कब? 1955 में पार्लियामेंट, इस देश की संसद, एक कानून लेकर आई जिसको हमने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 1955 में, और इसके तहत पार्लियामेंट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इस देश का नागरिक बनना है तो 5 तरीके से इस देश का नागरिक बन सकता है। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास बाय बर्थ, दूसरा है हमारे पास बाय डिसेंट, तीसरा है हमारे पास बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है हमारे पास बाय नेचुरलाइजेशन, एंड पांचवा हमारे पास है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 कौन कौन से मेथड होते हैं और किस तरीके से होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारे पास है बाय बर्थ, और इसका मतलब क्या है? तो ये तरीका कहता है कि अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ, तो जन्म होते समय आपके पेरेंट्स, ईदर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि आपके माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक था, सिटीजन ऑफ इंडिया था, या आपके जन्म के समय आपके दोनों पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, ये सिटीजन ऑफ इंडिया थे, तो आपको बाय बर्थ भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यह है आपके पास बाय बर्थ। नाउ इस चीज में ध्यान रखना, यहां पे लिखा है ईदर ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स में से कोई एक, मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। बट साथ ही साथ एक और चीज है कि जो दूसरा पार्टनर है, सपोज करो मदर अगर ये इंडियन है तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो पार्टनर है, फादर, ये कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति है ये इलीगल तरीके से भारत में ना आया हुआ हो, ठीक है, लीगल तरीके से आया हुआ तो चलेगा, बट इलीगल तरीके से आएगा तो हम उस समय आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो ये आपके पास बाय बर्थ।
फिर आपके पास आता है बाई डिसेंट। तो यहां बाई बर्थ के केस में तो क्या है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन ये बर्थ आपका कहां हुआ हो, इन इंडिया, इन इंडिया, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। बाई डिसेंट के केस में कि सपोज करो आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे सपोज करो एक कपल है और ये गए कहीं दूसरे देश यानी कि यूएसए में, और यूएसए जाके वहां एक बेबी यानी कि एक बच्चा बॉर्न होता है। ये जो कपल है ये इंडियन कपल है। कौन से कपल? इंडियन। तो इस केस में भी इस व्यक्ति को, जो ये बच्चा पैदा हुआ है, इसको भी देश की नागरिकता मिल सकती है। कहां की? इंडिया की। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ इसके पेरेंट्स वो क्या थे? इंडियन थे। भले ही वो इंडिया में पैदा ना हुआ हो, विदेशी टेरिटरी में पैदा हुआ हो, बट फिर भी ये बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। किस आधार पे? क्योंकि इसके पेरेंट्स क्या है? इंडियंस है। तो ये आपके पास बाई डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश। क्या होता है? वंश। फिर हमारे पास तीसरा तरीका है बाई रजिस्ट्रेशन। और ये बाई रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो बाई रजिस्ट्रेशन से मतलब है कि सपोज करो ये एक पर्सन है या ये आप हो, और आप गए किसी फॉरेन कंट्री, सपोज रशिया, और रशिया जाकर अगर आपको किसी से प्यार हो गया और आपने उससे कर ली शादी, यानी कि यू मैरिड समवन, तो अब मैरी करने के बाद, शादी करने के बाद आप इंडिया वापस आना चाहते हैं। कहां? इंडिया। तो यानी कि अगर ये आपकी वाइफ है तो ये भी आपके साथ इंडिया आएगी ना। कुछ टाइम बाद जो आपकी वाइफ है इसको भी भारत की नागरिकता चाहिए होगी, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप चाहिए होगी। तो ये डिमांड करेगी इंडियन सिटीजनशिप की। तो इसको कुछ नहीं करना, इसे बस 7 साल तक रुकना है, 7 ईयर्स तक वेट करेगी, और 7 साल बाद शी विल अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट जब ये दिखा देगी तो 7 साल बाद ऑटोमेटिकली शी विल बिकम एन इंडियन सिटीजन। कोई फेमस एग्जांपल है हमारे पास? बहुत फेमस एग्जांपल है। हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर पीएम, मिस्टर राजीव गांधी, मिस्टर राजीव गांधी। और जो मिस्टर राजीव गांधी थे ये गए इटली, और इटली में इन्होंने एक महिला से शादी की जिसका नाम था सोनिया। तो सोनिया के साथ ये आए इंडिया, और फिर सोनिया ने अप्लाई की फॉर द इंडियन सिटीजनशिप, जिसके बाद इनको भारत की नागरिकता मिली, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप इनको मिल गई। तो एक फेमस एग्जांपल है जहां पे बाय रजिस्ट्रेशन कोई व्यक्ति क्या बना? भारत का नागरिक बना। फिर इसके बाद हमारे पास अगला मेथड है बाई नेचुरलाइजेशन। तो यहां क्या? बाई नेचुरलाइजेशन के केस में वापस जो पर्सन है इसका कोई इंडिया से लेना देना नहीं है, इंडिया लिंक नहीं है, यानी कि ना पेरेंट्स इंडियन है ना पार्टनर इंडियन है, बट ये व्यक्ति कोई फॉरेनर है, एकदम फॉरेनर। लेकिन ये इंडिया में आया, और जब ये इंडिया में आया इसने ट्रेवल किया, तो ये अब इंडिया में रहना चाहता है। ठीक है, कुछ भी हो इसके साथ, इसको इंडिया की स्पिरिचुअलिटी पसंद आई हो, इंडिया के लोग पसंद आए हो, इंडिया का खाना पसंद आया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति अब इंडिया में रहना चाहता है, और इंडिया में रहना चाहता है यानी कि ये अब डिमांड करना चाहता है किसकी? इंडियन सिटीजनशिप की, इंडियन सिटीजनशिप की। तो इसे कुछ नहीं करना है, इसे बस 12 सालों तक, 12 ईयर्स भारत में रुकना है, स्टे करना है, रिसाइड करना है। और जब ये 12 सालों तक भारत में रुक जाएगा तब ये अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। वापस इस व्यक्ति को भी, जैसे हमारे पास बाय रजिस्ट्रेशन वाला पर्सन था, इसको भी उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा और इसको फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये था हमारे पास चौथा टाइप, इस देश की नागरिकता को प्राप्त करने का। एंड फाइनली हमारे पास आता है पांचवा तरीका, जिसके हम कहते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और ये होता क्या? तो साल था 1975। इंडिया में एक छोटे से राज्य को हमने ऐड किया, और ये राज्य था सिक्किम। यानी कि 1975 से पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, उसके बाद बना।
और जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना तो यहां पे रहने वाले लोग, पीपल, इनके साथ क्या होगा? तो एक सिंपल सी बात है कि इनको भी हम भारत की नागरिकता देना चाहेंगे। तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से मेरा मतलब है कि अगर इंडिया कल किसी टेरिटरी को लेता है या कोई फॉरेन टेरिटरी, सपोज करो नेपाल या भूटान, कल वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसके बाद जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और भारत की नागरिकता मिलने के बाद हम कहेंगे कि उनको जो नागरिकता मिली है, जो सिटीजनशिप मिली है, वो मिली है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये हमारे पास 5 तरीके हैं जिससे इस देश की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। आपको सिंपली ये 5 तरीके याद रहने चाहिए, इनके नाम याद रहने चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर तो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं बाय बर्थ। तो बाय बर्थ के केस में दोनों पेरेंट्स या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसके अलावा ठीक है, यहां पे लिखा है कि वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। और ये बाय बर्थ का मतलब कि बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में पैदा होना चाहिए, तब जाके आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर दूसरा तरीका हमारे पास बाय डिसेंट। तो इस केस में आप बॉर्न आउटसाइड इंडिया हो, तो आपका जन्म भारत से बाहर हुआ, बट उस समय आपके पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक थे, तो भी आप इस देश के नागरिक बन सकते हो। फिर तीसरा है आपके पास बाय रजिस्ट्रेशन, जहां अगर आपने किसी व्यक्ति से शादी की हो या कोई रिलेशन आपने एस्टेब्लिश किया हो इंडियन सिटीजन से, और आप अब इंडिया में ही रहते हो, तो आपको सिंपली 7 साल तक रुकना है। और 7 साल रुकने के बाद आपको यहां पे 7 साल रुकने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो भारत की नागरिकता के लिए। फिर है बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें आपका कोई भी इंडिया से लिंक नहीं है, आपका कोई पेरेंट नहीं है इंडियन, आपका कोई क्या बोलते हैं रिलेटिव नहीं है इंडियन, बट आप इंडिया में आए, आपको इंडिया पसंद आया, तो आप बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया के नागरिक बन सकते हो। तो या ही या शी इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, ठीक है, जैसे कि ही और शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग अ सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, पहली कंडीशन। दूसरी कि इसको इंडिया का नागरिक बनने से पहले अपने देश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। रिनाउंस करने का मतलब त्यागना, छोड़ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा अपने देश की नागरिकता अगर उसको इंडिया का नागरिक बनना है। इसके अलावा उस व्यक्ति को अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए किसी एक लैंग्वेज की जो हमने 8th स्केड्यूल में रखी हुई है। अब ये 8th स्केड्यूल क्या है? जो हमारा 8th स्केड्यूल है, यहां पर 22 लैंग्वेजेस का मेंशन है, और उन 22 भाषाओं में से अगर इस व्यक्ति को किसी एक भाषा की नॉलेज है तो ये भारत के नागरिक बन सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है शी इंटेंड्स टू रिसाइड इन इंडिया आफ्टर नेचुरलाइजेशन, यानी कि इस देश का नागरिक बनने के बाद वो व्यक्ति अब भारत में ही रहना चाहता है, इस चीज की उसकी इंटेंशन हो, सोच हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नागरिकता मिल रही उसके बाद वो बाहर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, उसे देश में कम से कम 12 साल रुकने होंगे। कितने साल? 12 साल उसे रुकना होगा, ठीक है। इस चीज पे ध्यान मत देना, 14 साल वो अलग तरीके से। एंड फाइनली हमारे पास है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो यानी कि अगर फ्यूचर में इंडिया किसी एरिया को ले ले अपने अंदर, तो वहां के जो नागरिक हैं उनको भी हम भारत का नागरिक बना सकते हैं। सो इफ एनी टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल स्पेसिफाई द पर्सन्स ऑफ द टेरिटरी हु शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वो 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता को पा सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपके पास कुछ तरीके हैं जिससे आपकी भारत की नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है या भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हो। और वो कितने तरीके टोटल हमारे पास? 3 तरीके। और वो 3 तरीके कौन कौन से? सो लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि कितने तरीके से आप भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हो।
तो इसमें पहला तरीका है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब आप वॉलेंटरीली का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी मनमर्जी से। तो आप अगर अपनी मनमर्जी से इस देश की नागरिकता को छोड़ते हो तो आप कहोगे कि आपने रिनंसिएशन किया है। क्या किया है? रिनंसिएशन। किसका? अपनी नागरिकता का, सिटीजनशिप का। फिर दूसरा वो है बाय टर्मिनेशन। और ये बाय टर्मिनेशन क्या है? स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो, इंडिया के, इसके अलावा कहीं और के नागरिक नहीं हो। और अगर आप सपोज करो कि आप यूएसए गए और यूएसए जाके आपने यूएसए की सिटीजनशिप को ले लिया, आपने यूएसए की सिटीजनशिप को ले लिया, तो इस केस में जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलेगा कि आपने किसी और देश की नागरिकता ली है, और क्योंकि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करता है, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलेगा कि आपने यूएसए की सिटीजनशिप ली है, तो वो आपकी भारत की नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? टर्मिनेट। तो ये आपके पास सेकंड तरीका जिससे आपकी नागरिकता जा सकती है। एंड फिर फाइनली हमारे पास आता है तीसरा तरीका है, और जो है बाय डेप्रीवेशन। और ये बाय डेप्रीवेशन क्या होता है? तो यहां ध्यान दीजिए, बाय डेप्रीवेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो तरह के सिटीजन्स के लिए, एक है बाय रजिस्ट्रेशन और एक है हमारे पास बाय नेचुरलाइजेशन। यानी कि जो लोग इन दो तरीकों से भारत के नागरिक बने हैं, बाय डेप्रीवेशन के तहत उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, और किसी की नहीं छीनी जाएगी, बट इन दोनों की छीनी जा सकती है। और कैसे? तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि रजिस्ट्रेशन के केस में और नेचुरलाइजेशन के केस में पर्सन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। क्या दिखाने होंगे? डॉक्यूमेंट्स, जब वो भारत के नागरिक बनेंगे। तो हो सकता है कि जिस समय उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए हो इनिशियली, वो लोगों को असली लगाओ, जो ऑफिशियल्स चेक करते हैं उनको लगाओ कि ये असली डॉक्यूमेंट, बट बाद में पता चले कि जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये तो फेक डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि फॉर्ज्ड, नकली डॉक्यूमेंट्स है। और जब इनको बाद में पता चलेगा कि हां ये व्यक्ति, इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कैसे थे? नकली, तो क्या इन लोगों को भारत का नागरिक होना चाहिए? उस केस में नहीं होना चाहिए, और उसमें इनको क्या किया जाएगा? डिप्राइव किया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप से। तो ये वो तीन तरीके हैं जिससे भारत में रहने वाले, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं, उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो एक बार वापस इनको देखते हैं। हमारे पास है पहला बाय रिनंसिएशन, जहां पर्सन वॉलेंटरीली अपने सिटीजनशिप को त्यागता है। और इसके अलावा एक और चीज याद है ना कि रिनंसिएशन और टर्मिनेशन अगर ये वॉर के दौरान किए जाए तो इस केस में इनकी सिटीजनशिप की कैंसलेशन की जो रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कैंसिल किया जा सकता है। फिर हमारे पास है बाय टर्मिनेशन। तो बाय टर्मिनेशन के केस में क्या है कि अगर कोई पर्सन वो सिटीजनशिप ले लेता है किसी दूसरे देश की, तो बाय ऑपरेशन उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। और वापस सेम चीज कि ये वॉर के दौरान अप्लाई नहीं होता है। फिर हमारे पास तीसरी है बाय डेप्रीवेशन। तो बाय डेप्रीवेशन सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है? जो नेचुरलाइज तरीके से भारत के नागरिक बने हैं या रजिस्टर्ड तरीके से भारत के नागरिक बने हैं। तो इस केस में अगर इन्होंने कोई फ्रॉड या फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखाया था तो उस केस में इनकी नागरिकता जा सकती है। या कुछ और भी कंडीशन है, जैसे कि ये देश से बाहर रहा हो लगातार 7 सालों तक। कितने सालों तक? 7 सालों तक। या ऐसा भी हो सकता है कि इसने अनलॉफुली ट्रेड किया हो या कम्युनिकेट किया होगा किसके साथ? हमारे देश के एनिमीज के साथ ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन। या एक और कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं
किस व्यक्ति ने डिसरिस्पेक्ट किया हो किसको, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अगर इन्होंने भारत के संविधान को डिसरिस्पेक्ट भी किया है तो उस केस में भी इनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो फाइनली वापस बात करें तो हमने बात की पार्ट 2 के बारे में जिसका नाम है सिटीजनशिप, और यहां हमारे पास आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 है। बट हमारे काम के सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 9 और एक है आर्टिकल 11। आर्टिकल 9 सिंपली बात करता है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, और जो हमारे पास आर्टिकल 11 है यह बात करता है कि इस देश में जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप को लेकर कोई लॉ बना सकती है, कोई कानून बना सकती है। उसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। फिर हमने देखा कि हमारे पास 1955 में, क्योंकि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 11 के तहत पावर है, तो 1955 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया, लॉ बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, और इसके तहत पार्लियामेंट ने कहा कि इस देश की अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो एक्वायर करने के लिए आपके पास 5 तरीके हैं। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है आपके पास बाय डिसेंट, तीसरा आपके पास बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है आपके पास बाय नेचुरलाइजेशन, और पांचवा है आपके पास बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये वो 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो, और इसके अलावा 3 तरीके हैं जिससे आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। और वो कौन कौन से हैं? पहला है बाय रिनंसिएशन, दूसरा आपके पास बाय टर्मिनेशन, और तीसरा है आपके पास बाय डेप्रीवेशन। तो कुल मिलाकर सिटीजनशिप के बारे में ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जामिनेशन को लेकर। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या आप मेल भी कर सकते हैं हमें। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।